नमस्कार। आज तारीख है 30 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम 4 अलग-अलग पर काफी इंटरेस्टिंग मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और चारों ही टॉपिक्स यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। पहला टॉपिक होगा इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड का नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए। हम समझेंगे कि कैसे एक इतना छोटा एफटीए भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है। सही कहा। फिर हम चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक की तरफ। सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक नया V2V कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहा है, पर क्या हाईटेक सॉल्यूशंस बिना बेसिक सड़कों के काम आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा मुद्दा सोशल इश्यूज और हेल्थ का होगा। एनएसएस के 80th राउंड का डेटा बताता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ने के बाद भी लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च बढ़ रहा है। एक अजीब पैराडॉक्स है ये, है ना? और आखिर में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की डिबेट को देखेंगे। क्या सिर्फ इनकम बढ़ने से सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो जाता है? देखिए, आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि पॉलिसीज पेपर पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और उनका एग्जीक्यूशन मतलब बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं। सही बात है। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। जब मैंने ये पढ़ा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी इंडिया के तुलना में लगभग 1/6 है। हाँ, काफी छोटी इकोनॉमी है। और टोटल ट्रेड हमारा 1% से भी कम है। तो अचानक इस छोटे से एग्रीमेंट की क्या जरूरत थी? ये तो वैसा ही लगता है जैसे अपना सारा पैसा एक बड़ी कंपनी में लगाने की बजाय छोटे छोटे सेफ ऑप्शंस में डाइवर्सिफाई करना। एग्जैक्टली, ताकि रिस्क कम हो सके। क्या यही स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी है। इस एफटीए को अकेले नहीं देखना चाहिए। पिछले 3.5 सालों में ये हमारा 8वां ट्रेड एग्रीमेंट है। वेट, 8वां? हाँ, हमने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए देशों, यूके, ईयू और ओमान के बाद अब न्यूजीलैंड के साथ ये डील की है। ओह वाओ, लगातार डील्स हो रही हैं। देखिए, कोविड-19 और यूएस के टैरिफ फ्रिक्शंस ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो ग्लोबल सप्लाई चेन हिली थी। हाँ, वो तो था। आज भी हमारा लगभग 16% इंपोर्ट्स अकेले चाइना से आता है। 16%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? तो इस डिपेंडेंस को कम करना या डाइवर्सिफाई करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारी स्ट्रैटेजी का। पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है डेयरी सेक्टर। न्यूजीलैंड तो डेयरी के लिए ही जाना जाता है। हाँ, उनकी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा वही है। तो भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स खासकर डेयरी को पूरी तरह बाहर कैसे रख लिया? उन्होंने मान कैसे लिया? यही तो हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए, न्यूजीलैंड में डेयरी बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है। उनके पास हजारों गायों वाले फार्म्स हैं। अच्छा। और इंडिया में डेयरी एक आजीविका का साधन है। छोटे किसान हैं जिनके पास 2-4 गायें हैं। अगर हम डेयरी ओपन कर देते तो हमारे किसान तो बर्बाद हो जाते। सही बात है, सस्ता इंपोर्ट मार्केट बढ़ देता। तो हमने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसके बदले में न्यूजीलैंड एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद अपने सभी गुड्स टैरिफ्स हटा देगा। तुरंत? दैट्स इम्प्रेसिव। और उस $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का क्या चक्कर है? हाँ, एनजी ने 15 सालों में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का कमिटमेंट दिया है। जैसे EFTA ने 100 बिलियन का दिया था। बिल्कुल वैसा ही। और इंडिया इसके लिए एक डेडिकेटेड डेस्क बनाएगा ताकि उन्हें ब्यूरोक्रेसी से ना गुजरना पड़े। ये तो बढ़िया कदम है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तभी स्केल अप होंगी जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। सामान ले जाने के लिए सड़कें ठीक होनी चाहिए ना? हाँ, लॉजिस्टिक्स तो बैकबोन है। तो क्या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच में सुरक्षित है? यहां से हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन ला रही है। एक हाईटेक सोल्यूशन। पर मुझे एक बात बताइए, एक तरफ हमारी सड़कों पर लोग बेसिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, तो हम गाड़ियों को आपस में बात करने की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे किसी ऐसे गांव में स्मार्ट टीवी लगाना जहां अभी तक बिजली नहीं आई है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, पर देखिए प्रॉब्लम जेन्युइन है। अप्रैल में कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी में हुए हादसों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। बहुत दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था। तो सरकार कुछ तो करना चाहती है। तो ये V2V टेक काम कैसे करेगा जमीन पर? V2V दरअसल V2X यानी व्हीकल टू एवरीथिंग का हिस्सा है। इसमें गाड़ियां अपना लोकेशन, स्पीड और मूवमेंट डेटा कंटिन्यूअसली शेयर करती हैं। ओके। अगर सामने वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है
तो पीछे वाली गाड़ी को अलर्ट मिल जाएगा। इसमें V2I यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और V2P यानी पेडेस्ट्रियंस भी शामिल हैं। सुनने में तो किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर रियलिटी चेक करते हैं। मैंने पढ़ा कि मिनिस्ट्री ने अभी तक इनकी लैंग्वेज ही तय नहीं की है। वही सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है DRSC और दूसरा CV2X। तो अगर आधी गाड़ियों में DSRC हो और आधी में CV2X, तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। सिस्टम पहले दिन ही फेल। अरे बाप रे! और इसका खर्च कौन उठाएगा? आम जनता और कौन? गाड़ी मालिकों पर पहले से ही लोकेशन ट्रैकिंग और हाई सिक्योरिटी प्लेट्स का फाइनेंशियल बोझ है। हाँ, और ये V2V हार्डवेयर तो बहुत महंगा होगा। बहुत महंगा। और अर्ली अडॉप्टर्स जो शुरू में लगवाएंगे उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सड़क पर बाकी गाड़ियों में तो ये होगा ही नहीं। नेटवर्क इफेक्ट, जब तक सबके पास ना हो बेकार है। एग्जैक्टली। और रिस्क्स भी हैं। 5.9 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क पर कंजेशन का खतरा है। हमारे यहाँ तो फोन का नेटवर्क नहीं आता ठीक से, गाड़ियाँ क्या बात करेंगे। वही तो। और सबसे बड़ा डर है बैड एक्टर्स का। हैकर्स फॉल्स वार्निंग्स भेज सकते हैं। वेट, फॉल्स वार्निंग मतलब? मतलब सड़क खाली है पर हैकर ने सिग्नल भेजा कि एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी अचानक ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। और पीछे से आ रहा ट्रक टकरा जाएगा। बिल्कुल। जब तक बेसिक रोड डिजाइन, स्पीड कंट्रोल और नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक के मुद्दे नहीं सुलझते, तब तक ऐसी स्मार्ट सिटी टेक फेल ही होगी। पहले ड्राइवर्स की ट्रेनिंग जरूरी है। सही बात है। चाहे सड़क दुर्घटना हो या कोई और बीमारी, अंत में इन सब का असर आम आदमी की जेब और हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। हाँ, और हेल्थ डेटा तो और भी कंफ्यूजिंग कहानी बयान कर रहा है। तो चलिए तीसरे टॉपिक पर, हेल्थ इंश्योरेंस पैराडॉक्स। जैनडेक 2025 के NSS 80th राउंड का डेटा देखा मैंने। क्या कहता है डेटा? डेटा कहता है कि गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस जैसे PMJAY का कवरेज बढ़ गया है। 47.4% रूरल और 44.3% अर्बन हाउसहोल्ड्स अब कवर्ड हैं। अच्छी बात है ये तो। पर मेरा सवाल ये है कि अगर अब लोगों के पास स्कीम है, इंश्योरेंस है, तो लोग हॉस्पिटल आके इलाज कराने से बच क्यों रहे हैं? हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स 2014 के मुकाबले कम क्यों हैं? क्योंकि लोग अब पब्लिक हॉस्पिटल्स की जगह प्राइवेट केयर में जा रहे हैं, और वहीं से शुरू होता है आउट ऑफ पॉकेट यानी OOP खर्च का क्राइसिस। आउट ऑफ पॉकेट? पर स्कीम तो कैशलेस होती है ना? यही तो पैराडॉक्स है। 2017-18 से 2025 के बीच लोगों का अपनी जेब से होने वाला खर्च दोगुना हो गया है। दोगुना? कैशलेस कार्ड होने के बाद भी? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्सपेंसेस रूरल एरियाज में 70% और अर्बन एरियाज में 80% बढ़ गए हैं। पर लोग पैसे दे कहाँ रहे हैं? देखिए, PMJAY एनरोल्ड 57% लोगों ने प्राइवेट केयर ली, पर टोटली फ्री ट्रीटमेंट बहुत कम को मिला। रूरल में एवरेज OOP खर्च 31,250 रुपीज और अर्बन में 34,259 रुपीज है। बाप रे, 34,000 रुपए जेब से? ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? वो पैकेज लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। बोलेंगे सर्जरी फ्री है, पर ये स्पेसिफिक इंपोर्टेड स्टेंट या टेस्ट पैकेज में नहीं है, उसका बिल थमा देंगे। मतलब आदमी फंस गया। बिल्कुल। पर इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका फायदा उठा कौन रहा है? गरीब लोग, जिनके लिए स्कीम बनी है। डेटा कहता है नहीं। अर्बन एरियाज में सिर्फ 13% सबसे गरीब लोग इन स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ 13%? तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? बाकी फायदा बेटर ऑफ यानी थोड़े अमीर लोगों को हो रहा है। टैक्स पेयर का पैसा एसेंशियली प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट को सब्सिडाइज कर रहा है। वाह, ये तो सिस्टम का बिल्कुल ही उल्टा असर हो रहा है। इसलिए हमें इंश्योरेंस लेड मॉडल को रीथिंक करने की जरूरत है। अंडर फंडेड पब्लिक हेल्थ केयर जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनको मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ स्कीम्स में अमीर लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, वैसी एक अजीब पॉलिसी डिबेट सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन में भी चल रही है। आप SC/ST कोटाज में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा चौथा और आखिरी मुद्दा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल ही में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की PIL पर नोटिस इशू किया है, लेकिन यहाँ हमें एक लीगल पॉइंट समझना होगा। मैं पहले ही लिसनर्स को बता दूं कि हम दोनों स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहेंगे इस डिबेट में। हम सिर्फ फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो PIL है, ये 2024 के दाविंदर सिंह जजमेंट के एक गलत इंटरप्रिटेशन पर आधारित लगती है। गलत कैसे? क्योंकि दाविंदर सिंह केस सब क्लासिफिकेशन के बारे में था, यानी रिजर्वेशन के अंदर उनको प्रायोरिटी देना जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। क्रीमी लेयर का मतलब तो पूरी तरह रिजर्वेशन से बाहर निकाल देना होता है। अच्छा, जैसे OBCs में 1992 के इंदिरा सावनी केस में हुआ था। हाँ, पर वहां क्रीमी लेयर स्टेटस पर बेस थी
और अभी हाल ही में रोहित नेयथन केस में एससी ने क्लियर किया कि सिर्फ सैलरी या इनकम क्रीमी लेयर का आधार नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। और यही मेरा पुशबैक है। क्या सिर्फ पैसे आ जाने से हमारे समाज में कास्ट के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो जाता है? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। ये तो वही बात हुई कि अगर किसी ने एक अच्छा सूट पहन लिया तो हम मान लें कि उसके सारे पिछले जख्म ठीक हो गए। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी ठीक है ये ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? उनके 1932 के लोथियन कमिटी नोट और 1936 की महार कॉन्फ्रेंस का हवाला दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक पढ़ा लिखा पैसे वाला महार आज भी दुकान नहीं खोल सकता बिना अपना आइडेंटिटी छिपाए। मतलब पैसे से सोशल स्टिग्मा नहीं मिटता। बिल्कुल। आर्थिक प्रगति और सामाजिक मुक्ति दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पर अगर कल को सरकार कोई इनकम लिमिट लगा दे, जैसे 6 या 8 लाख रुपए, उसका क्या असर होगा? इसे द क्रीमी लेयर ट्रैप कहते हैं। जयश्री पाटिल 2021 केस का डेटा दिखाता है कि अगर आप लो इनकम बार सेट करते हैं तो ग्रुप डी के एम्प्लॉइज तक स्कॉलरशिप से बाहर हो जाते हैं। ग्रुप डी मतलब पियोन या सफाई कर्मचारी लेवल के लोग भी बाहर हो जाएंगे? हाँ, उनकी सैलरी ब्रैकेट क्रॉस कर जाएगी पर उनका सामाजिक पिछड़ापन वहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि SC/ST का आरक्षण कभी भी गरीबी पर आधारित नहीं था। पार्लियामेंट को आगे आकर ये क्लियर करना होगा कि सब क्लासिफिकेशन अलग है और क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन अलग है। सही बात है। तो आज के इस पूरे एपिसोड को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने देखा कि पॉलिसीज चाहे इंटरनेशनल ट्रेड की हों, हाईटेक रोड्स की हों, हेल्थ इंश्योरेंस की या सोशल जस्टिस की, जब तक ग्राउंड रियलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होंगे, ठीक नतीजे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। पॉलिसीज पेपर पर बहुत बढ़िया लगती हैं, पर जमीन पर उनका इम्पैक्ट बदल जाता है। और इसी नोट पर मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। सोचिए, क्या हमारी ज्यादातर पॉलिसीज सिर्फ डेटा और इकोनॉमिक्स की भाषा बोलती हैं? जब हम टेक, हेल्थ या सोशल जस्टिस के नियम बनाते हैं तो क्या हम ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल बायसेस को स्प्रेडशीट पर नंबर्स की तरह देखने की गलती कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही डीप थॉट है ये। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको काफी कुछ नया समझने को मिला होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, एनालिटिकल बनिए और अलविदा। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।